एक समय की बात है। दो बहनें थी जिसमें एक का नाम टिंकी चिड़िया और दूसरी का नाम मिंकी चिड़िया था। टिंकी मिंकी की बड़ी बहन थी। दोनों अपने चाचा कालू कौवे और चाची काली कौवी के साथ रहती थी। कालू कौवा टिंकी और मिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था, पर काली कौवी उन्हें एक नज़र नहीं भाती थी। कालू कौवे के जाने के बाद काली कौवी दोनों बहनों पर अत्याचार करती। टिंकी चिड़िया सारे घर का काम करती और मिंकी उसी में उसकी मदद करती। शाम को कालू कौवे के आने से पहले कालू कौवी दोनों बहनों को डंडे से मारती ताकि वह कालू कौवे को कुछ ना बता सके। एक दिन कालू कौवी मिंकी चिड़िया को डंडे से मार रही थी। टिंकी चिड़िया ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर काली कौवी रुकी नहीं और मिंकी को मारती रही। कुछ देर बाद कालू कौवा घर आता है। अरे मिंकी बेटा, इतना नहीं खेलते। देखो खेल खेल में तुम्हें कितनी चोट लग गई। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी खेलने, बस घर रहकर आराम करोगी, ठीक है? मिंकी बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये चोट तो बहुत गहरी है। ऐसे कैसे खेल रही थी तुम? अरे छोड़ो ना जी, बच्चों में खेल खेल में लग जाती है। आप आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। पूरे दिन से थके होंगे, अब भी क्या बच्चों में ही समय दोगे। चलो खाना खाते हैं। दीदी बहुत दुख रहा है, आज चाची ने बहुत मारा। हाँ मिंकी, मन करता है यहाँ से चले जाएं, पर कालू चाचा बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चाचे के अत्याचार सह रही हूँ। आज उन्होंने तुझे मारा है और कल मुझे मारा था। लग रहा है तुझे बुखार है। मिंकी रुक, मैं भी दवा लेकर आती हूँ। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। रात को टिंकी चिड़िया मिंकी चिड़िया के जख्मों पर दवा लगाती है और उस पर गीली पट्टियाँ रखती है। सुबह हो जाती है। अरे टिंकी बेटा, तुम सोई नहीं? लगता है सारी रात अपनी बहन से लगकर बैठी थी। कालू चाचा, पूरी रात मिंकी को बुखार था। मैं उसकी पट्टियाँ बदलने के लिए जाग रही थी। अरे मिंकी को तो बहुत बुखार है। शाम को मैं आते वक्त दवा ले आऊंगा। मिंकी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कालू कौवा यह कहकर काम करने निकल जाता है। कालू कौवे के जाते ही काली कौवी अपने असली रूप में आ जाती है और मिंकी को घोंसले से उठा देती है। मिंकी रोते हुए घोंसले से उठती है। अरे महारानी, ऐसे लेटी हो जैसे मैं तुम्हारी नौकर हूँ। घर का काम क्या तेरे मरे हुए माँ बाप करेंगे? चाची, मिंकी की तबीयत बहुत खराब है। इसे रात भर बहुत तेज बुखार था, जिससे यह काम नहीं कर पाएगी। आप कहें मैं सारा काम कर दूंगी घर का। आप बताओ आज मुझे क्या क्या करना है। मिंकी के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी काम करेगी। टिंकी चिड़िया के बहुत समझाने के बाद भी काली कौवी नहीं मानी और मिंकी को घर की सफाई में लगा दिया। टिंकी रोते हुए पानी लेने कुएं के पास चली गई और पानी भरने लगी। पानी भरकर वह घर पहुंचती है और देखती है कि चाची मिंकी को मार रही थी। टिंकी के हाथ से घड़ा नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर काली कौवी का गुस्सा अब टिंकी पर आ जाता है। वह दोनों बहनों को मारने लगती है। पीछे से कालू कौवा वहां आता है और सब देख लेता है। वह काली कौवी को रुकने को कहता है, पर काली कौवी नहीं रुकती और दोनों बहनों को मारने लगती है। अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो? इससे तो ये दोनों बच्ची मर जाएंगी। भैया और भाभी ने इन्हें मेरे भरोसे छोड़ा था और तुम इन पर इतना अत्याचार कर रही हो। तो ले जाओ इन्हें यहाँ से। इन्हें देखकर मेरा खून खोल उठता है। यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से इन्हें लेकर। कालू कौवा बेबस था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए दूसरी जगह नहीं थी। इन सब के बाद काली कौवी और ज्यादा क्रूर हो जाती है और दोनों बच्चियों पर और भी ज्यादा अत्याचार करती है। एक दिन की बात है। टिंकी चिड़िया जंगल के कुएं के पास रोते हुए पानी भर रही थी। कुआं उसे रोता हुआ देख टिंकी चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मेरे माँ बाबा हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं और मेरी बहन हमारे चाचा चाची के पास रहने लगे। चाची हमें हर रोज बहुत मारती और हमसे बहुत काम करवाती। हम घर छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। टिंकी चिड़िया उसके और मिंकी के साथ हुए अत्याचारों के बारे में कुएं को बताती है। यह सुनकर कुआं भी रोने लगता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसी पेड़ पर एक जादुई मिट्टी का घर बनाकर दूंगा, जिसमें तुम और तुम्हारी बहन रहना।
उस घर में सभी आराम की चीजें होंगी। वह घर अपने आप सारे काम कर लेगा और तुम्हें अनाज की भी कोई कमी नहीं होगी। तभी एक मिट्टी का घर पास के पेड़ पर बन जाता है। टिंकी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और कुएं का धन्यवाद करके वह घर की ओर निकलती है। देखो, मेरी बात सुन लो। आज या तो ये यहाँ रहेगी या तुम। निकालो इन्हें घर से। मैं इनकी मनहूस शक्लें देख देख कर तंग आ चुकी हूँ। हम दोनों ही चले जाते हैं चाची। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। टिंकी मिंकी के साथ घर से बाहर चली जाती है। तभी कालू चाचा बाहर आते हैं और टिंकी से कहते हैं, टिंकी बेटा, वापस चलो घर। मैं देख लूँगा तुम्हारी चाची को। तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना है। नहीं कालू चाचा, आप हमारी फिक्र मत करो। हम बहुत सही जगह जा रहे हैं। टिंकी चिड़िया कालू चाचा को सारी बात बता देती है। वही गेट के पीछे छिपकर काली चाची सारी बातें सुन लेती है। उनके पीछे पीछे उस घर तक चली जाती है। वह मिट्टी का घर बहुत आलीशान था। रहने की सभी सुख सुविधा वहाँ थी, जिसे देखकर काली चाची कहती है, अच्छा तो ये माजरा है। मेरे बिना तुम महारानी इस आलीशान घर में मजे लोगी, इसलिए तुम घर छोड़कर आई हो। तभी एक डंडा उड़ता हुआ आता है और चाची को पीटने लगता है। अरे अरे, रोको इसे, ये तो मेरी जान ले लेगा। अब और परेशान नहीं कर पाओगी तुम इन मासूम बच्चों को। कुछ देर में पिट पिट कर चाची हार मान जाती है और सभी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद काली कवि टिंकी चिड़िया और मिंकी की ओर देखती भी नहीं। दोनों बहनें उस आलीशान घर में खुशी से रहने लगी। कैसे हो कालू कव्वे? आज तो बहुत दिनों बाद नजर आए। कहीं नहीं टीनू मौसी, मैं उत्तर की ओर गया था खजाने की खोज में। और आपको पता ही है ना, मुझे खजाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए अभी मैं उत्तर से आया हूँ। और देखो, परसों मुझे पश्चिम की ओर जाना है मेरे भाई के साथ। अच्छा, तुम तो बहुत बिजी लगते हो। हाँ टीनू मौसी, अपने भाई के साथ पश्चिम जाने का समय और बाकी चीजें प्लान करनी है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मैं कौन सा ही फ्री हूँ। अरे टिंकी चिड़िया, क्या तुम जानती हो, आजकल जंगल में खजाने की बातें हो रही हैं। हमारे जंगल में खजाना है और सभी की नजर उसी खजाने पर है। आज मैंने टीनू मौसी और कालू कौवे को बात करते हुए सुना। कालू कौवा अपने भाई टिल्लू कौवे के साथ कल रात जंगल में खजाना ढूंढने जाएगा और उसने टीनू मौसी से झूठ बोला कि वह पश्चिम दिशा में जाएगा। अरे काकी, खजाना वजाना कुछ नहीं है। जंगल में हम कितने समय से रह रहे हैं, आज तक किसी ने भी नहीं बताया खजाने के लिए तो। अरे तुम तो कुछ नहीं जानती। चलो हम गुल्लू तोते की माँ से पूछते हैं। वो कई सालों से इस जंगल में रह रही है। मीनू काकी और टिंकी चिड़िया गुल्लू तोते की माँ कम्मो दादी के पास पहुंच जाती हैं। कैसी हो कम्मो दादी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे कौन आया है मेरे घर आज? कम्मो दादी खाना बना रही होती है। तभी गुल्लू तोता बाहर आता है। अरे दादी, टिंकी चिड़िया और मीनू काकी आई हैं आपसे मिलने। अरे टिंकी और मीनू, तुम यहाँ कैसे आज? अरे कम्मो दादी, मीनू काकी को लगता है कि जंगल में खजाना छुपा है। आप ही इन्हें बताइए कि जंगल में कोई खजाना नहीं है। नहीं टिंकी, मीनू सही कह रही है। चलो बैठो, तुम सबको आज मैं बहुत समय पहले की बात बताती हूँ। हमारे जंगल में पहले एक चिड़िया रहती थी जो एक जादूगरनी थी, जिसका नाम मोहिनी था, जो कालू कौवे की ही परदादी थी। वह सभी से ईर्ष्या करती थी और अकेली देर रात तक मंत्रों का जाप करती। जाप करके उसने खजाना ढूंढ लिया। एक दिन उसके मंत्र के जाप और तपस्या से उसने वह खजाने की जगह ढूंढ ली। वह एक गुफा थी जिसमें बहुत बड़ा पत्थर रखा था। वह पत्थर वहां आने वाले मुसाफिरों से 2 सवाल करता। अगर सही जवाब दिया तो खजाना उसे मिल जाएगा, पर आज तक किसी ने भी उसके सवालों के सही जवाब नहीं दिए। अगर किसी ने उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो वह उसी वक्त अपनी जिंदगी का सब कुछ भूल जाएगा, और जब वह मर जाएगा तो वह एक पत्थर की मूरत बन जाएगा। मोहिनी उन सवालों के जवाब न दे सकी,
और वह सब कुछ भूल गई और पागलों की तरह जंगल में घूमने लगी। और एक दिन उसने अपना दम तोड़ दिया और वह पत्थर बन गई। आज भी वह जंगल के किनारे वाले पेड़ पर पत्थर बनकर बैठी हुई है और कालू कौवा भी उसी खजाने की तलाश में है। पर दादी, कालू कौवा हमारा दोस्त है। हम नहीं चाहते कि खजाने की लालच में वह अपनी जिंदगी के सभी लोगों को भूल जाए और पत्थर बन जाए। अरे टिंकी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे उस खजाने का पता कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके बारे में जानती हूँ। वह पहाड़ की दूसरी ओर के जंगल में है, जहाँ 3 पेड़ मिलेंगे। उसी 3 पेड़ के पीछे 3 गुफा हैं और उन्हीं में से एक पेड़ काले रंग की शाखाओं वाला है। उसी पेड़ के पीछे वाली गुफा में है वो खजाना। खिड़की पर कालू कौवा उनकी सभी बातें सुन रहा होता है। तो ये बात है, खजाना वहां छुपा है। कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और अपने भाई को सारी बातें बताता है। दोनों भाई रात को वहां से जाने की सोचते हैं। रात को दोनों अपना बैग पैक करके गुफा की ओर निकल जाते हैं। टीनू मौसी, कल आप कालू कौवे से क्या बातें कर रही थी? कुछ खास नहीं, वो तो खजाने की बातें कर रहा था पागल, और इतने समय से ढूंढ रहा है। आज तक तो कोई खजाने का टुकड़ा नहीं मिला उसको। अरे ये कालू कौवा कहाँ जा रहा है? यह तो कह रहा था पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, ये तो जंगल की ओर जा रहा है। कहीं कालू कौवे को पता तो नहीं चल गया गुफा में खजाना है? गुफा में खजाना? हाँ टीनू मौसी, टिंकी चिड़िया और मीनू काकी टीनू मौसी को दादी की सभी बातें बता देती हैं। अगर कालू कौवा जवाब नहीं दे पाया तो उसके साथ वही होगा जो उसकी परदादी के साथ हुआ है। चलो हम उसके साथ चलते हैं। टिंकी चिड़िया, टीनू मौसी और मीनू काकी कालू कौवे को समझाने उसके पीछे पीछे उड़ती हैं, पर वह अपने भाई के साथ बहुत तेजी से उड़ता है और गुफा तक पहुंच जाता है। यही है काली शाखा वाला पेड़, इसी के पीछे की गुफा में खजाना है। चल छोटे। अरे छोटे, देख वो रहा वो पत्थर जो हमसे 2 सवाल करेगा। एक का जवाब तू देना और एक का जवाब मैं। अरे नहीं, ये लोग तो अंदर चले गए। दादी ने बताया था कि काली शाखा वाले पेड़ के पीछे वाली गुफा है और वो लोग भी उसी में गए हैं। चलो। खजाने की खोज में आए हो, पर उससे पहले तुम्हें 2 सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ, पूछो पूछो, हम तुम्हारे 2 सवालों का जवाब देने ही आए हैं। पहला, जितना ज्यादा फैलता है उतना कम दिखाई देता है। कालू कौवा उसका जवाब नहीं दे पाता। अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कम दिखाई देगा। तुमने सही जवाब दिया चिड़िया। अरे टिंकी चिड़िया, तुम? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में थे, इसलिए हम तुम्हें समझाने पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। तुम अपनी बातें छोड़ो और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जो गांव है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं। नक्शा। हाँ हाँ, नक्शा, जिसमें सब कुछ नजर आता है। नदी, घर, पेड़, पर हकीकत में वह नहीं होते। पत्थर हंसते हुए गायब हो जाता है और उसके पीछे घड़े में सोने चांदी के जेवर रखे होते हैं। सभी वह लेकर जंगल आते हैं और दादी को सब बताते हैं। सभी एक दूसरे में खजाने को बांटते हैं। जंगल में टीनू मौसी पानीपुरी का ठेला लगाती थी। बाजार में उनकी पानीपुरी बहुत बिकती थी। उनकी पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। उनके ठेले के आसपास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है। अरे मौसी, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी बनाई है, खाकर मज़ा आ गया। मेरी दादी का बताया हुआ महत्वपूर्ण मसाला है, उसी से इतना स्वाद आया है पानीपुरी में। हाँ, मैंने आज तक कई जंगलों में जाकर पानीपुरी खाई है, पर टीनू मौसी की पानीपुरी जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। थोड़े ही रुपए में भरपेट पानीपुरी खिलाती हैं आप। टीनू मौसी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब वह अपनी पानीपुरी और भी अच्छे से बनाती है। एक दिन टीनू मौसी घर में पानीपुरी बना रही थी। तभी कालू कौवा आता है और कहता है,
अरे मौसी, कल आपके यहाँ पानी पूरी खाई, बहुत ही स्वाद थी। ऐसा कौन सा मसाला डालती हो पानी में? मेरी दादी का बताया हुआ महत्वपूर्ण मसाला है, उसी से इतना स्वाद आया है पानी पूरी में। पर मौसी, आपने एक बात सही नहीं की। भला इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी का दाम इतना कम? थोड़ा तो पानी पूरी का दाम बढ़ाओ, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं नहीं, ग्राहक मेरी पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं। अगर मैंने पानी पूरी के दाम बढ़ा दिए तो कुछ लोग जिनके पास कम पैसे होते हैं वो भी पानी पूरी नहीं खा पाएंगे। ठीक है मौसी, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा था। कोई बात नहीं, आप अपना काम पूरी लगन से करो। मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टीनू मौसी अपने काम में व्यस्त हो जाती है और काम करते हुए सोचती है, मैं अपने ग्राहकों के साथ कोई धोखा नहीं करूँगी। आखिर मुझ पे सब इतना भरोसा करते हैं, जरा से मुनाफे के लिए मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। अगले दिन टीनू मौसी अपना ठेला बाजार में लगाती है। तभी टिंकी चिड़िया आती है और कहती है, कैसी हो टीनू मौसी, जल्दी से अपने हाथ की स्वादिष्ट पानी पूरी खिला दो। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब थी इतने दिन? अरे मौसी, शहर के पास वाले जंगल में गई थी अपनी बहन को लेने, तो कुछ दिन वहीं रुक गई। कल उसका जन्मदिन है, मैं आपको उसी का ऑर्डर देने आई थी। मैंने अपनी बहन के जन्मदिन पर पार्टी रखी है। मैं चाह रही थी आप अपने पानी पूरी का ठेला पार्टी में लगाएं। प्लीज आप मना मत करना। अब तुम कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी सभी को पानी पूरी खिलाने। घर बैठकर पानी पूरी तैयार करने लगती है। शाम को वह पानी पूरी लेकर पार्टी में पहुंचती है और वहां पानी पूरी का स्टॉल लगाती है। सभी मेहमान जैसे टीनू मौसी का ही इंतजार कर रहे थे। सभी टीनू मौसी के पास जाकर पानी पूरी खाने लगते हैं। पास ही में कालू कौवा अपनी मिठाइयों की स्टॉल लगाकर बैठा था। कोई भी कालू कौवे के पास मिठाई खाने नहीं जा रहा था। सभी टीनू मौसी की पानी पूरी बहुत ही शौक से खा रहे थे। कालू कौवा दूर बैठा सोचता है, ये टीनू मौसी तो सेलिब्रिटी बन गई है। देखो कैसे सभी लोग पानी पूरी खाने को टूट रहे हैं। यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं भिन भिना रही। इस टीनू मौसी का कुछ करना पड़ेगा। मैं ये दवा उनकी पानी पूरी में मिला दूंगा, जिससे कोई भी टीनू मौसी के पास नहीं आएगा। और कुछ ही दिनों बाद मैं पानी पूरी की दुकान खोलूंगा। सब मेरे पास आएंगे पानी पूरी खाने। तभी टिंकी आती है और सभी को मिंकी के पास जाने को कहती है। कालू कौवा टीनू मौसी के पास आता है और कहता है, टीनू मौसी, आपको नहीं बुलाया क्या स्टेज पर? आप भी थोड़ा एंजॉय कर लो पार्टी को। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ काम करने आई हूँ तो काम ही करूँगी ना। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं यही हूँ। टीनू मौसी उठो, देखो कल क्या हो गया है। सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है और सभी ने कहा है उन्होंने आपकी पानी पूरी के अलावा पार्टी में कुछ नहीं खाया। क्या? यह क्या कह रही हो तुम? मैं बरसों से पानी पूरी का ठेला लगा रही हूँ, आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। टीनू मौसी मीनू काकी के साथ हॉस्पिटल जाती है और देखती है वहाँ सभी पक्षी बेड पर बीमार पड़े हैं। वह यह देखकर बाहर आ जाती है। तभी कालू कौवा आता है और कहता है, मौसी, ये आपने ठीक नहीं किया। जरा से मुनाफे के लिए आपने जंगल के पक्षियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इन सब की जिम्मेदार आप हैं। आपने पक्षियों की सेहत के बारे में जरा भी नहीं सोचा। टीनू मौसी कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर रोने लगती है। तभी टिंकी चिड़िया आती है और कहती है, चुप रहो कालू कौवे, अपनी हरकतों का जिम्मा तुम टीनू मौसी पर डाल रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। टीनू मौसी ने पानी पूरी में दवा मिलाई है, तभी तो इतने पक्षी आज हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं। अगर मैंने पार्टी में एक वीडियोग्राफर नहीं रखा होता तो तुम्हारी करतूत किसी के सामने नहीं आती। तुमने जो किया है वो इस कैमरे में कैद हो चुका है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कालू कौवा घबरा जाता है और टीनू मौसी और सभी पक्षियों से माफी मांगता है। सभी पक्षी ठीक हो गए, पर कालू कौवा शर्मिंदा होने के कारण जंगल छोड़कर चला गया। टिंकी चिड़िया की नौकरी छूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर चला पाएगी। तभी मीनू काकी आती है। अरे मैं तो थक गई। क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है? मैं तो गुल्लू तोते के यहाँ जा रही थी, तुम्हें परेशान देखा तो यहाँ आ गई। क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं काकी, हाल ही में मेरी नौकरी चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, घर कैसे चलेगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अभी मुझे गुल्लू तोते के यहाँ जाना है, मैं तुम्हारे पास शाम को आती हूँ।
शाम को टिंकी चिड़िया खाना बना रही होती है, तभी मीनू काकी आती है। अरे क्या बना रही हो? बड़ी सुगंध आ रही है। कुछ नहीं मीनू काकी, थोड़े चावल रखे थे तो सोचा बिरयानी बना लूं। आप भी खाकर देखो कैसी बनी है। बिरयानी खाते ही मीनू काकी के हाव भाव बदल जाते हैं। वाह, क्या बिरयानी बनाई है! मैंने मेरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहीं नहीं खाई। अरे तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा लेती? नहीं नहीं काकी, इतनी भी स्वादिष्ट नहीं है। ये बाजार में न जाने बिरयानी में क्या क्या डालते हैं, इसलिए तो उनमें इतना स्वाद होता है, और मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला। अरे टिंकी चिड़िया, इतना क्या सोच रही हो? तुमने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। तुम तो खामखा फिक्र कर रही हो। तुम बिरयानी का ठेला लगाओ तो सही। देखना, तुम्हारी बिरयानी खाने पक्षी सभी जंगलों से आया करेंगे। ठीक है काकी, आप कह रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ। टिंकी चिड़िया दूसरे ही दिन बाजार में बिरयानी का ठेला लगा लेती है। उसी के पास कालू कौवे का भी बिरयानी का ठेला था। अरे टिंकी चिड़िया, आज यहाँ कैसे? कुछ नहीं कालू भैया, नौकरी चली गई है, सोचा घर चलाने के लिए बिरयानी का ठेला लगा लूं। अच्छा, पर यहाँ के सभी पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी ही पसंद है। क्या पता तुम्हारी भी पसंद आ जाए। पहले ही मेरी बिरयानी नहीं बिक रही, ऊपर से ये टिंकी चिड़िया ने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया। कहीं ये मेरा काम बिल्कुल बंद ना करा दे। अरे टिंकी, मेरे लिए जरा एक प्लेट बिरयानी तो लगा दो। हाँ हाँ ताई, अभी लगा देती हूँ। टिंकी चिड़िया नीलू ताई को बिरयानी की प्लेट लगाकर दे देती है। बहुत स्वादिष्ट बनाई है, एक और पैक कर दो मेरे बेटे के लिए। टिंकी चिड़िया नीलू ताई को एक और प्लेट बनाकर दे देती है। नीलू ताई वहां से चली जाती है। टिंकी चिड़िया का काम अच्छा चलने लगता है, जिससे कालू कौवा टिंकी चिड़िया से जलने लगता है। टिंकी चिड़िया कालू कौवे से कम दाम में बिरयानी बेचती थी, और सभी पक्षी कम दाम में ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी खाने आते थे। टिंकी चिड़िया के कम बिरयानी के दाम देखकर कालू कौवा भी टिंकी चिड़िया की तरह ही कम दाम में बिरयानी बेचने लगा। टिंकी चिड़िया ने उसे नजरअंदाज किया। समय बीतता है और टिंकी चिड़िया का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है। इन दिनों बिरयानी अच्छी बिक रही है। मेरा बिरयानी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जल्दी ही घर की मरम्मत करवा लूंगी। टिंकी चिड़िया रात को ही बाजार से सभी बिरयानी के जरूरी सामान लाती थी और सुबह जल्दी उठकर बिरयानी बनाती। ये टिंकी चिड़िया तो कुछ ही दिनों में आसमान छू रही है। जिसका डर था वही हुआ। ये टिंकी चिड़िया ने मेरा सारा काम ठप कर दिया। मैं कैसे इसका ठेला बंद करवा दूं? कालू कौवा सोचता है कि कैसे वह टिंकी चिड़िया का काम रोक सके। तभी उसे आइडिया आता है। रात हो जाती है। कालू कौवा टिंकी चिड़िया के घर की खिड़की के बाहर खड़ा होता है। टिंकी चिड़िया को सोता हुआ देख कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है और सारे चावल चुरा कर ले जाता है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया बिरयानी बनाने जाती है। अरे, चावल तो खत्म हो गए हैं, अब क्या करूं? आज तो मैं ठेला नहीं लगा पाऊंगी। बिरयानी बनाने में समय लगता है, और अभी अगर मैं बाजार चावल लेने गई तो भी मुझे बहुत देर हो जाएगी। कल ही मैं ठेला लगाती हूँ। उस दिन कालू कौवे की बिक्री बहुत अच्छी हुई थी। टिंकी चिड़िया बाजार से चावल लाकर रख लेती है। कल सुबह जल्दी उठकर बिरयानी बना लूंगी, वरना मैं आज की तरह फिर से ठेला नहीं लगा पाऊंगी। रात हो जाती है और टिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही होती है। तभी कालू कौवा खिड़की से फिर से अंदर आ जाता है और बिरयानी का मसाला चुरा कर ले जाता है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया फिर परेशान हो जाती है। वह देखती है कि बिरयानी का मसाला नहीं होता। अरे, अब क्या करूं? बिना बिरयानी मसाला के तो मैं बिरयानी नहीं बना पाऊंगी। अब फिर से आज मुझे ठेला नहीं लगाना होगा, कल ही ठेला लगाऊंगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कालू कौवे की बिक्री अच्छी होने लगी।
कालू कौवे ने एक बिरयानी के दाम भी बहुत बढ़ा दिए थे। अब कम ही पक्षी उसके ठेले पर आने लगे। तभी मीनू काकी टिंकी चिड़िया के घर आती है। अरे टिंकी चिड़िया, इतने दिनों से तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा रही हो? क्या बताऊं मीनू काकी, मैं हर रोज बिरयानी का सामान रात को ही लाकर रख देती हूँ ताकि मैं सुबह उठकर जल्दी ही बिरयानी बना सकूं। पर हर सुबह जैसे ही मैं उठकर देखती हूँ तो बिरयानी बनाने का कुछ ना कुछ सामान गायब हो जाता है। मैं परेशान हो गई काकी, कभी कुछ गायब हो जाता है और कभी कुछ। मुझे लगता है ये कालू कौवा तुम्हारे सामान चुरा रहा है। तुम फिक्र मत करो, आज हम एक प्लान बनाते हैं कैसे हम उस चोर को पकड़ें। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे आगे तुम्हारा सामान चुराता है। आज हम सभी सामानों में गुलाबी रंग डालेंगे। अगर यह कालू कौवे ने चुराया है तो उसके चावल में गुलाबी रंग जरूर मिलेगा। उस दिन रात को मीनू काकी और टिंकी चिड़िया थोड़ा थोड़ा सभी सामानों में गुलाबी रंग डाल देती है। सुबह हो जाती है और इस बार फिर से टिंकी चिड़िया के चावल गायब हो जाते हैं। तभी मीनू काकी आ जाती है। मीनू काकी, मेरे चावल गायब हो गए हैं। हम देखते हैं कि कालू कौवे के चावल में गुलाबी रंग है या नहीं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कालू कौवे की पूरी बिरयानी गुलाबी रंग की है। तो तुम हो जो टिंकी चिड़िया के बिरयानी के सामान चुराता है। कालू कौवा टिंकी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टिंकी चिड़िया, मैंने ही तुम्हारे सभी बिरयानी के सामान चुराए हैं। कालू कौवा सभी के सामने टिंकी चिड़िया से माफी मांगता है। टिंकी चिड़िया भी उसे माफ कर देती है। दोनों ही बाजार में अब बिरयानी का ठेला लगाते हैं। सुंदरवन जंगल एक घना जंगल था। वहाँ के पक्षी बहुत सुख और चैन की जिंदगी जी रहे थे। जंगल के पास एक गांव था। गांव और जंगल को एक नदी जोड़ती थी। नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए सभी गांव वाले नदी के किनारे ही पानी का उपयोग करते थे। पानी के लिए जंगल और गांव वालों का बस एक ही स्रोत था, वह नदी। जंगल के पक्षी भी वही पानी पिया करते थे। आज तो बहुत खुश लग रही हो टीनू मौसी, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। बहुत सालों बाद मिलूंगी मैं उससे। काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मिलना हो ही नहीं पाता। अभी बाजार जाऊंगी कुछ सामान लेने। अच्छा, आज मुझे भी बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने। मैं भी साथ ही चलूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? बाजार तो मैं भी चलूंगी। तीनों बातें करते हुए जंगल की तरफ निकल जाती हैं। कुछ ही देर में तीनों तैयार होकर एक पेड़ पर मिलती हैं और बाजार चली जाती हैं। बाजार से आते हुए उन्हें एक आवाज़ आती है, जैसे कोई तकलीफ में है। मुझे लगता है हमें देखने जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में है। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मेरी बहन आने वाली है और फिर घर में इतने सारे रिश्तेदार होंगे तो मुझे भी तो उनके पास ही होना पड़ेगा। भाई तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मेरी ज़रूरत घर पर ज़्यादा है। यह कहकर टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। अरे टिंकी चिड़िया, क्यों किसी के झांसे में फंसती हो? घर चलते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। तुम घर चलो। मुझे लगता है हमें देखने जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में है। अरे टिंकी चिड़िया, क्यों किसी के झांसे में फंसती हो? घर चलते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। तुम घर चलो। नहीं काकी, हमारे जैसे ही अगर सभी सोचेंगे तो उस बेचारे की मदद कौन करेगा? अच्छा ठीक है बाबा, चलो। तुम्हारे सामने तो मैं थक ही जाती हूँ, पर तुम किसी की नहीं सुनती। चलो देखें कौन दर्द से तड़प रहा है। दोनों उस आवाज़ के पीछे जाती हैं। जैसे जैसे वह दोनों उस आवाज़ के करीब जा रहे थे, आवाज़ बढ़ने लगी थी। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा शिव मंदिर के पास एक रुद्राक्ष का पेड़ है। पेड़ पर बहुत गंदगी लगी और सूखी टहनियाँ उसे चोट पहुंचा रही थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सूखी टहनियों को हटाने में
और मेरे आसपास की गंदगी को साफ करने में। मुझे ये गंदगी से बहुत परेशानी होती है और सूखी टहनियाँ मुझे चोट पहुँचाती है। इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। हम मदद करने के लिए ही यहाँ आए हैं। ये लो, मार लिया हथौड़ा अपने पैरों पर। घर पर भी काम करो और अब यहाँ भी काम करो। तुम ये सब साफ करो, मैं तो चली, मुझसे नहीं होगा ये सब। मीनू काकी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम भी जा सकती हो। आखिर इतने गंदे पेड़ को कौन ही साफ करेगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आपकी मदद करके ही यहाँ से जाऊंगी। पेड़ मुस्कुराता है। धीरे धीरे टिंकी चिड़िया उन सूखी लकड़ियों को हटाने लगी। तुम कहाँ रहती हो प्यारी चिड़िया? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास ही के जंगल में रहती हूँ। आपकी आवाज़ सुनी, इसलिए हम आपकी आवाज़ के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। टिंकी चिड़िया नदी के पास जाती है और पानी भरकर रुद्राक्ष के पेड़ पर डाल देती है। टिंकी चिड़िया को पेड़ साफ करते करते शाम हो गई। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आती रहना, मुझे अच्छा लगेगा जब तुम आओगी। मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, बेशक मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बहुत दिन बीत जाते हैं और टिंकी चिड़िया हर रोज़ रुद्राक्ष के पेड़ से मिलने जाया करती थी और उसके आसपास की गंदगी को साफ करती। एक दिन रात के समय सभी अपने घरों में सो रहे थे। तभी पूरा आसमान काला हो गया। घने काले बादल ने पूरे जंगल को घेर लिया। बादल गरजने लगे। तभी आग से लिपटा एक पत्थर नदी में आ गिरा। नदी में गिरते ही आग बुझ गई, पर वह काला पत्थर अपने अंदर से हरा रंग का पदार्थ निकालने लगा। कल रात को इतनी बारिश आई है, लगता है सभी नदी और तालाब भर गए होंगे। अब इस गर्मी में पानी की कमी नहीं होगी। पर कल रात मुझे किसी के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। मैं तो डरकर वापस सो गई। बादल गरज रहे होंगे मौसी। अच्छा चलो, नदी में पानी भरने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। मेरे यहाँ तो इतने मेहमान आए कि मुझे तो गुल्लू तोते से पानी लेना पड़ गया। नहीं मौसी, कल का पूरा दिन मेरा रुद्राक्ष दादा के साथ ही गुजरा, इसलिए मेरा घड़ा तो पूरा भरा हुआ है। अच्छा, हम दोनों चले जाते हैं। टीनू मौसी और मीनू काकी दोनों पानी भरने नदी की ओर निकल जाती हैं और पानी भरकर ले आती हैं। तभी सूचना पक्षी आते हैं और जंगल में घोषणा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, कल रात भारी बारिश के कारण अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड हमारे जंगल की नदी में गिर गया है। उससे निकले पदार्थ से पूरी नदी का पानी जहर बन गया है। उस पानी को जिसने भी पिया वह हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। इसलिए अपनी जान बचाओ और उस नदी का पानी मत पीना। हमें इस समस्या का कुछ करना होगा, वरना पक्षी जहर का पानी ना सही प्यासे रहकर मर जाएंगे। पर समस्या को सुलझाएं कैसे? हमें तो कोई जादू मंत्र भी नहीं आता और जंगल में कोई बूढ़ा पक्षी भी नहीं है जो हमारी मदद कर दे। ऐसी समस्या तो पहली बार इस जंगल में हुई है। आप दोनों सभी पक्षियों से बात करो। अगर कोई तोड़ निकलता है तो सभी को इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं रुद्राक्ष दादा के पास जाती हूँ, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। टिंकी चिड़िया यह कहकर रुद्राक्ष दादा के पास जाने को उड़ जाती है। वहाँ पहुँचकर वही डाल पर बैठ जाती है और टिंकी चिड़िया को उदास देखकर रुद्राक्ष दादा उससे उदास होने की वजह पूछते हैं। गांव और जंगल को एक ही नदी जोड़ती है। उसी नदी में सभी पानी पीते हैं। कल रात की बारिश में आसमान से एक उल्का पिंड नदी में आ गिरा और सारा पानी दूषित हो गया। वह पानी अब जहर बन चुका है। कई इंसानों और पक्षियों की उस पानी के पीने से मौत हो चुकी है और अब कोई भी उस नदी का पानी नहीं पी सकता।
अगर जहर का पानी पिया तो भी मरना तय है, और अगर बिना पानी पिए रहे तो प्यास के कारण मर जाएंगे। बात है तो समस्या की, पर शायद मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। बहुत समय पहले एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे पेड़ पर आने वाले रुद्राक्ष धरती को हरा रखेंगे। मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था कि भला एक रुद्राक्ष का पेड़ कैसे धरती को हरा कर सकता है, पर आज मुझे समझ आ गया है। पानी ही धरती को हरा करता है, और आज पानी की ही समस्या को मेरे रुद्राक्ष निवारण करेंगे। तुम मेरे पेड़ से 11 रुद्राक्ष तोड़कर उन्हें नदी में डाल देना। नदी का उल्का पिंड मिट्टी बनकर पानी में बह जाएगा, और दूषित पानी भी अमृत बन जाएगा। टिंकी चिड़िया 11 रुद्राक्ष तोड़कर नदी में डाल देती है। कुछ ही देर में उल्का पिंड टूटकर मिट्टी बन जाता है और पानी में गायब हो जाता है। अब नदी का पानी भी अमृत समान चमक रहा था। टिंकी चिड़िया और सभी पक्षी रुद्राक्ष दादा का धन्यवाद करते हैं, और सभी बारी बारी से रुद्राक्ष दादा के पास पड़ी गंदगी को हर रोज साफ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल और बदलता मौसम किसी को सुख और किसी को दुख देता है। उसी जंगल में रहता था लालू तोता, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। एक दिन वह अपने घोंसले में बैठा था, तभी सूचना पक्षी आते हैं। अरे लालू तोते, हम दक्षिण वाले जंगल से आए हैं। सभी जंगल में सूचना दे दो कि बहुत जल्दी जंगल में तूफान आने वाला है, इसलिए सभी सतर्क हो जाएं, वरना कोई भी इस तूफान का शिकार हो सकता है। सूचना पक्षी यह कहकर वहां से उड़ जाते हैं। ओह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल ही तो मैंने भविष्य देखा है। लालू तोता खुद से बात करते हुए सो जाता है। रात हो जाती है और आधी रात में लालू तोते को सपना आता है कि सभी के घर टूट चुके हैं और सभी पक्षी मृत अवस्था में इधर उधर गिरे हुए हैं। लालू तोता नींद से उठ जाता है और उठकर अपने जादुई गोले में भविष्य देखता है। जादुई गोले में भी उसे वही नजर आता है जो उसने सपने में देखा था। अरे ये क्या! सूचना पक्षी सही कह रहे थे। जंगल में सच में तूफान आने वाला है। मुझे कुछ करना होगा, वरना सभी पक्षी अपनी जान गंवा देंगे। पर इतनी रात को करूँ तो भी क्या करूँ? कल सुबह ही सभी पक्षियों को सूचना देनी होगी कि जंगल पर संकट है। लालू चाचा बहुत ही घबराए हुए थे। उनकी बेचैनी सुबह होते ही और बढ़ गई। लालू चाचा जंगल के सभी पक्षियों को बुलाते हैं और सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ लालू चाचा? मेरी बात सुनो, जंगल में तूफान आने वाला है। वो तूफान सब कुछ तहस नहस कर देगा। हमें इसका कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पर हम करेंगे क्या? सभी अपने अपने घरों को और ज्यादा मजबूत कर लो, तभी हम इस तूफान से बच सकते हैं। नहीं कालू कौवे, वह तूफान इतना ज्यादा भयानक होगा कि कोई भी मजबूत घर नहीं टिक पाएगा। पर लालू चाचा, हम ऐसा क्या करेंगे? मैं जानती हूँ हमें क्या करना चाहिए। हमें जंगल के किनारे वाली गुफा में रहना चाहिए। घर तो हम दूसरा भी बना लेंगे, पर तूफान में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। हमें उसी गुफा में जाना चाहिए, तभी सभी पक्षियों की जान बच सकती है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी उस छोटी सी गुफा में। वहां तो इतनी गंदगी है, और इतनी कम जगह में कैसे आएंगे हम सब? ना ना, मैं नहीं जाऊंगी वहां। दूर बैठा भूरा बाज उनकी सभी बातें सुन रहा था। टीनू मौसी, यह समय अभी बुरा है, हमें कैसे भी मिलकर इसे गुजारना होगा। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया की बात को अनसुना करके वहां से उड़ जाती है, और सभी पक्षी बहस किए बिना अपने अपने जरूरी सामान लेने चले जाते हैं। सभी पक्षी अपना अपना जरूरी सामान लेकर गुफा की ओर उड़ते हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। सभी पक्षी तूफान के कारण गुफा में जा रहे हैं। यह सही मौका है, वरना ये टिंकी चिड़िया तो मुझे हर काम में पकड़ ही लेती है। टीनू मौसी, ओ टीनू मौसी। अरे भूरे बाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुम सभी पक्षियों के साथ नहीं गई। तुमने बिल्कुल सही किया। चलो तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, वह बहुत बड़ी है। तुम आराम से मेरे साथ रहो। तूफान जाने के बाद तुम वापस आ जाना, तब तक सभी पक्षी भी आ जाएंगे। अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? कह तो सही रहा है,
लेकिन अकेले यहाँ करूँगी भी क्या? अगर तूफान ज़्यादा तेज आया तो? पर अगर ये मुझे खा गया तो क्या करूँगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं नहीं टीनू मौसी, मेरा पेट तो भरा हुआ है। मैं तो पेट भर के खा कर आया हूँ। टीनू मौसी भूरेबाज की बातों में आ जाती है और भूरेबाज पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। आज तो डिनर का काम हो गया। मीनू काकी अपने घर से कुछ खाने के सामान लेकर जा रही होती है। तभी उसकी नजर भूरेबाज और टीनू मौसी पर पड़ती है। मीनू काकी उनको देखकर गुफा की ओर जल्दी से निकल जाती है। अरे वो भूराबाज टीनू मौसी को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ गुफा ले गया है। वह भूरा बाज किसी का नहीं है। वो सभी पक्षियों को झांसे में फंसाकर बहुत से पक्षियों को खा चुका है। चलो हम टीनू मौसी को बचाते हैं। सभी पक्षी भूरेबाज की गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि भूराबाज टीनू मौसी पर हमला करने वाला था। सभी पक्षी भूरेबाज पर हमला कर देते हैं और उसे जंगल के पेड़ पर बांध देते हैं। इसका हिसाब अब तूफान करेगा। हम सभी भूरेबाज की गुफा में चलते हैं। वह बहुत बड़ी है और सभी उसी में ठीक से आ जाएंगे। सभी भूरेबाज की गुफा में चले जाते हैं। तूफान ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया था। भूराबाज भी उसी में मारा गया और सभी को भूरेबाज से छुटकारा मिला। टीनू मौसी को एहसास हो गया था कि उसे सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए और परिस्थिति को देखकर उसमें ढलना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा उड़ने से शरीर और मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। अरे मीनू काकी किधर जा रही हो? अरे पास ही के गांव में जा रही हूँ। वहां पर हर रोज एक आदमी सभी पक्षियों के लिए बाहर खाना रख देता है और सभी पक्षियों को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पर ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? मीनू काकी बिना कुछ कहे ही वहां से उड़ जाती है। फ्री में खाना दिया जा रहा है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आज ही मैं सबकी खबर लेती हूँ। अरे गुल्लू तोते, टिंकी चिड़िया, कालू कौवे और मीनू काकी, जरा सभी नीचे तो आओ। सभी पक्षी उड़कर टीनू मौसी के पास आ जाते हैं। अरे गांव में फ्री में खाना बंट रहा है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मौसी, मैं वहां नहीं जाती और मैं जंगल से ही खाना ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ मौसी, मैं भी कल ही गया था। पर मौसी, वहाँ दो लोग हैं जो खाना फ्री में दे रहे हैं। एक भला आदमी है और दूसरा पक्षी पकड़ने वाला। वह पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेच देता है, इसलिए हम उसके डर से नहीं जाते। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। सभी पक्षी वापस अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। टीनू मौसी भी अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है और एक बैग लेकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। अरे कौन सा घर है? टीनू मौसी पूरे गांव में चक्कर लगाती है, पर उसे कहीं भी वो घर नहीं मिलता जिसके बाहर फ्री में खाना बंट रहा हो। कौन सा घर है जहाँ खाना फ्री में मिल रहा है? किसी को साथ ले आती तो सही रहता, इतना घूमना नहीं पड़ता। तभी टीनू मौसी की नजर एक घर के बाहर जाती है, जहाँ एक कटोरे में ढेर सारे गेहूं के दाने रखे थे। अरे हाँ, वो रहा वो घर। वह घर एक पक्षी पकड़ने वाले का था, जो जंगल के पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने जाता था। उसने वह गेहूं के दाने इसलिए रखे थे ताकि पक्षी वह दाने खाकर बेहोश हो जाएं और वो आसानी से उन्हें पकड़कर बाजार में बेचने लेकर चला जाता था। मैं मेरा बैग भर लेती हूँ, अगले हफ्ते तक का खाना हो गया मेरा तो। टीनू मौसी अपना पूरा बैग उन गेहूं के दानों से भर लेती है। टीनू मौसी वह बैग लेकर उड़ जाती है। टीनू मौसी ने बैग को इतना भर लिया था कि वह हर डाल पर रुक रुक कर उड़ रही थी। तभी एक छोटा सा पेड़ आता है जो जमीन के बहुत पास था और टीनू मौसी उसी की डाल पर जाकर बैठ जाती है। हाय, ये मेरा मोटा शरीर ऊंचाई आते ही नीचे आ जाता है और एक ये इतना भारी बैग जो उठाया नहीं जा रहा मुझसे। क्या करूं, भूख भी लग गई मुझे तो। इतना काम जो किया है, इन्हीं में से कुछ दाने खा लेती हूँ। हाय, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
और ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। टीनू मौसी वही डाल पर गिर जाती है। रात हो जाती है। वह पेड़ इतना छोटा और जमीन के पास होने के कारण टीनू मौसी को किसी ने नहीं देखा। अरे लगता है मेरी आंख लग गई थी, नींद इतनी थी कि गिर ही गई। टीनू मौसी फिर से बैग लेकर अपने घर की ओर उड़ती है। घर जाकर वह सोचती है, क्यों ना मैं वह सारे गेहूं के दाने ले आऊं, मेरा तो पूरा महीने के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, कल सुबह जल्दी उठकर जाऊंगी और सारा बैग अच्छे से भर लाऊंगी। रात का समय था, पूरे जंगल में अंधेरा था। टीनू मौसी भी सो गई। सुबह के समय, अरे जल्दी जल्दी जाती हूँ और बैग भर लाती हूँ, वरना ये सभी पक्षी मेरा बैग भरा देखकर मुझ पे नजर लगा देंगे। हाँ, जल्दी जाती हूँ। टीनू मौसी बैग लेकर निकल जाती है। तभी टिंकी चिड़िया और मीनू काकी उसे जंगल में मिलते हैं। अरे टीनू मौसी कहाँ जा रही हो बैग लेकर? आए हाय, मुझे पता था ये टिंकी चिड़िया और मीनू काकी मुझे जरूर टोकेंगे। कहीं नहीं, खाना ढूंढने जा रही हूँ जंगल से बाहर। टीनू मौसी कहीं गांव में तो नहीं जा रही फ्री वाला खाना लेने? अरे नहीं, मैं ऐसी नहीं जो फ्री में खाना खाऊं, मैं खुद ढूंढने जा रही हूँ खाना। चलो मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। हो ना हो टिंकी चिड़िया, ये जरूर वही फ्री में खाना लेने जा रही है। अरे मीनू काकी कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। टिंकी चिड़िया मेरे साथ ऐसे तो नहीं जाएगी, कुछ बहाना लगाना होगा। अरे टिंकी चिड़िया, कहीं ये पक्षी पकड़ने वाले के तो नहीं जा रही? अगर वो वहां गई तो वो उसे पकड़ लेगा और टीनू मौसी को बंदी बनाकर बाजार में बेच देगा। नहीं काकी, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो हम उनके पीछे जाते हैं। दोनों टीनू मौसी का पीछा करती हैं और टीनू मौसी पक्षी पकड़ने वाले के यहाँ पहुंच जाती है और अपना बैग भरने लगती है। देखा टिंकी चिड़िया, ये टीनू मौसी पक्षी पकड़ने वाले के यहाँ से खाना ले जा रही है। अरे बैग भर भर कर मैं तो थक गई, थोड़े दाने खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। टीनू मौसी उन दानों को खाकर बेहोश हो गई। अरे टीनू मौसी, देखो टीनू मौसी उन दानों को खाकर बेहोश हो गई है। हमें उस शिकारी के आने से पहले टीनू मौसी को वहां से निकालना होगा। हाँ टिंकी चिड़िया चलो। टिंकी चिड़िया और मीनू काकी टीनू मौसी को उठाकर जंगल की तरफ उड़ती है। जंगल पहुंचकर टीनू मौसी के घोंसले में टीनू मौसी को लेटा देती है। हाय, ये दाने में क्या है जो मुझे इतनी नींद आ रही है? पहले ऐसे कारनामे करेंगी, फिर देखो महारानी को नींद आ रही है। मेरा तो पूरा शरीर दुखने लग गया इस मोटी मौसी को उठाकर। कुछ देर बाद टीनू मौसी को होश आ जाता है। ले आई टीनू मौसी खाना ढूंढकर। आज मैं और टिंकी चिड़िया ना होते तो तुम बाजार में कसाई के घर कट रही होती। सुना है टीनू मौसी पश्चिम की ओर बहुत बारिश हो रही है। बस हमारे जंगल में बारिश ना हो, वरना नदी का पानी ज्यादा भर गया तो उसका पानी हमारे जंगल में आ जाएगा। हे भगवान, यहाँ ना हो बारिश। मैं तो बारिश से बहुत परेशान हो गई। बारिश में ना खाना ला पाते हैं और ना ही कहीं उड़ के जा पाते हैं। बस अपने अपने घोंसलों में बैठे रहो और जगह जगह वो कीचड़। हे भगवान, और वह बदबू, मुझसे तो सहन नहीं होता। अरे टीनू मौसी, बारिश वहीं आ रही है, यहाँ नहीं। आप इतना मत सोचो। अरे क्यों ना सोचूं? तुम तो जवान हो, फुर्तीले हो, मुझे तो डेली खाना लाना पड़ता है। मैं कहाँ जाऊंगी हर दिन? अरे मौसी, देख लेंगे, जंगल में सब मिलकर ही तो रहते हैं। मुसीबत में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, खाना भी बांट लेंगे। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना मैं तो सोच रही थी सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। नहीं मौसी। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाती है और दोनों उड़कर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। जंगल में धीमी बारिश आ रही थी, जिससे सभी अपने अपने घरों में बैठे थे। कई दिनों तक बारिश धीमे धीमे आती रही। अरे टिंकी चिड़िया, कई दिनों से जंगल में हल्की हल्की बारिश आ रही है। तुम्हें तो पता ही है कि हम कहीं दाना लेने बाहर जा भी नहीं सकते।
मेरे तो घर में खाने का एक दाना नहीं बचा। तुम्हारे पास कुछ दाने हैं तो दे दो, मैं बारिश बंद होने के बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगा। टिंकी चिड़िया गुल्लू तोते को दाने दे देती है। गुल्लू तोते, बारिश का हमें कुछ नहीं पता कब तक आएगी, और अगर बारिश आती रही तो भूखे ही मर जाएंगे। हम सबको मिलकर दानों की तलाश में जाना होगा, और वैसे भी बारिश अभी हल्की हल्की है। कल को क्या पता बारिश बहुत तेज हो जाए, फिर तो हमारे पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा। अगर हम अभी चलते हैं और दाने ढूंढ कर ले आते हैं, और बारिश खत्म होने तक हम उन दानों को खाकर रह सकेंगे। मेरे पास भी कम ही दाने बचे हैं जो कल तक ही चल पाएंगे। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं अभी सभी को बोलकर आता हूँ कि हम कुछ देर में दानों की तलाश में चलेंगे। गुल्लू तोता यह कहकर वहां से उड़ जाता है और सभी को बुला लेता है। सभी बारिश में ही टिंकी चिड़िया और गुल्लू तोते के साथ गांव की तरफ दानों की तलाश में निकल पड़ते हैं। अरे टीनू मौसी क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा उनके पंखों में दर्द है, वो उड़ नहीं पाएंगी। टीनू मौसी को अगर पता लगता है कि कोई काम है, उनके कहीं ना कहीं दर्द हो ही जाता है। छोड़ो ना नीलू ताई, अगर टीनू मौसी कह रही हैं तो शायद होगा ही दर्द उन्हें। सभी वहां से दानों की तलाश में उड़ जाते हैं। अच्छा रहा जो मुझे नहीं बोला, अब इन्हीं के दानों को खाकर इस बारिश में काम चलाऊंगी, बाकी की बातें तो बाद में देख लेंगे। टीनू मौसी आराम करने लगती है। वहीं जंगल में बारिश का पानी बढ़ जाता है। टिंकी चिड़िया और बाकी सभी पक्षी दाना लेकर आ जाते हैं और एक ही पेड़ पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बारिश का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है और पानी बढ़ने लग जाता है। सभी उड़कर दूसरी डाल पर बैठ जाते हैं। लगता है नदी का बांध टूट चुका है। अब पूरे जंगल में बाढ़ आने वाली है। हमें सबसे ऊंची डाल पर जाना होगा, वरना हम बाढ़ में बह जाएंगे। पर हमारे घरों का क्या होगा? हमारे सभी घर बाढ़ में बह जाएंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? टीनू मौसी का घर सबसे नीचे है, हमें पहले उन्हें आगाह करना होगा। टिंकी चिड़िया और मीनू काकी टीनू मौसी के पास जाती हैं। अरे मौसी उठो, कितना सोओगी? जल्दी उठो, जंगल में बारिश बढ़ गई है और जंगल में बाढ़ आ गई है। हमें अपना अपना घर छोड़ना होगा। क्या? अरे ये क्या हो गया? अगर हमें अपना घर छोड़ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें सबसे ऊंची डाल पर जाना होगा, जहाँ बारिश का पानी ऊपर तक ना आ पाए। सारे गांव में पानी भर चुका है। सभी गांव वालों के घर बाढ़ में बह गए हैं। लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें भी अपना घर छोड़कर ऊपर सबसे ऊंची डाल पर जाना होगा। सभी बाकी पक्षियों के पास पहुंच जाते हैं। हमें लालू चाचा के पास जाना चाहिए। उन्हीं का घर सबसे ऊंची पेड़ पर है। अब वही एक आखिरी जगह है रहने की। सभी लालू चाचा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, पर लालू चाचा के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लालू चाचा वहां से बहुत पहले ही चले गए थे। बारिश अब और बढ़ने लगी और सभी पक्षी डाल पर बैठकर बाढ़ को देखने लगे। अब क्या करेंगे? सारे दाने भी पानी में बह चुके हैं और घर भी अब तो बाढ़ की चपेट में आ गया है। सभी बहुत परेशान थे। तभी टिंकी चिड़िया की नजर दूसरे पेड़ पर जाती है, जहां गौरैया का घर था, और गौरैया अब वहां नहीं रहती थी। वहां देखो, गौरैया का घर। हम सभी वहीं चलते हैं। गौरैया अब वहां नहीं रहती। इस परेशानी में वही जगह है जहां हम रुक सकते हैं। बारिश रुकने तक हम सभी वहीं सुरक्षित रह सकते हैं। सभी पक्षी टिंकी चिड़िया की बात मानकर गौरैया के घर में चले जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि ऐसे हालातों में जहां सब कुछ पानी में बह गया हो, वहां यह जगह हमें मिली। रात हो जाती है। बारिश भी अब रुक गई थी। सभी वहीं गौरैया के घर में जहां जगह मिली वहीं सो गए। सुबह होती है और सभी पक्षी जाग जाते हैं। बाढ़ में सभी के घर बह गए थे। पूरे जंगल का पानी दूसरी ओर की नदी में चला गया और बचा पानी जंगल के गड्ढों में भर गया।
सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अब उनके घर नहीं थे, इसलिए अब वापस अपने अपने घर बनाने में जुट गए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था काला जंगल। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहां पर कोई पक्षी नहीं जाता, क्योंकि शाम ढलने के बाद जब भी कोई पक्षी वहां जाता है, वह पक्षी वहां से लौटकर नहीं आता। इसलिए पक्षी वहां जाने से बहुत डरते थे। सभी चिड़िया अपने बच्चों को उस जंगल के बारे में बताती और आगाह करती कि वहां जाना मना है। वहां पर एक काली चिड़िया की आत्मा है, जिसका साया पूरे जंगल पर फैला है। इसलिए सभी पक्षी उसी बात को अपने मन में रखकर उस जंगल से दूर रहते। उस काले घने जंगल के पास एक और जंगल था, जिस जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहते थे। कुछ समय पहले की बात है। जून का महीना था और बहुत तेज धूप हो रही थी। चारों ओर गर्म हवाएं चल रही थी। वहीं पक्षी परेशान थे। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे मुझे कहीं ले चलो, इतनी गर्मी में मैं तो बहुत परेशान हो चुकी। कहीं ठंडी सी जगह ले चलो जहाँ गर्मी ना लगे। गर्मियों में सारे तालाब भी सूख जाते हैं, पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है। कहीं घूमने का प्लान बनाओ भाई। क्यों ना हम पूर्व दिशा वाले जंगल में चले, वहां मेरी बहन रहती है। अरे तो पूर्व में कौन सा ही बर्फ बारिश हो रही है, यहाँ और वहां में फर्क ही क्या है। कुछ और सोचो जहाँ ठंडी लगे, बस गर्मी ना हो। तभी भूरा बाज उड़कर आता है और उन्हीं के पास डाल पर बैठ जाता है। अरे क्या बातें हो रही हैं, हमें भी बताओ। कुछ नहीं, यहाँ सब गर्मी से छुटकारे के लिए बाहर ठंडी जगह में घूमने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, घूमने का प्लान बनाया जा रहा है। क्यों ना मैं काले जंगल की सलाह दूं। वहां ले जाकर इन सबको एक एक करके मार के खा जाऊंगा और वहां कोई इन्हें बचा भी नहीं पाएगा। मैं बता सकता हूँ एक ऐसी जगह जहां तुम इस गर्मी से छुटकारा पा सकते हो और वहां सूरज भी नहीं आता जो गर्मी दे। अरे भूरे बास, चलो तुम ही कोई अच्छा आइडिया दे दो, ये तो कब से मुझे पका ही रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ हमें कहाँ चलना चाहिए। हमें काले जंगल में चलना चाहिए। वहां ना सूरज आता है और ना उसकी रोशनी। बहुत ठंड रहती है वहां। मैं तो कल ही जाके आया हूँ। मुझसे भी टीनू मौसी की तरह धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। वहां के बारे में सब जानते हैं, वह सही जगह नहीं है। वहां काली चिड़िया की आत्मा है और हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। अरे लड़ो मत, भूरा बात सही तो कह रहा है, हमें चलना चाहिए वहां। और रही बात उस आत्मा की, तो अभी भूरे बाज ने कहा तो सही, वो कल ही तो जाके आया है, इसे भी तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं होगा। तो बात पक्की, हम आज शाम को ही काले जंगल की ओर निकलते हैं। टिंकी चिड़िया की बात को कोई नहीं सुनता और सभी काले जंगल की तैयारी करने अपने अपने घरों के लिए उठ जाते हैं। मैं क्या करूं, हमेशा से सब सुनते आए हैं वो जगह ठीक नहीं है। टीनू मौसी की बात भी सही है, पर मुझे भूरे बाज पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कोई बात नहीं, मैं साथ चलती हूँ। कोई बात हुई तब की तब देख लेंगे। सभी पक्षी काले जंगल की ओर उड़ते हैं। काले जंगल पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत रात हो गई थी। सभी पक्षी थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो सभी जो खाना लाए हो खा लो। सभी पक्षी अपना अपना खाना खा लेते हैं और उसी डाल पर सो जाते हैं। मैं एक एक करके इन्हें खाऊंगा। आज इस गुल्लू तोते का नंबर है, पहले इसी को खाऊंगा। भूरा बाज ये सोच ही रहा होता है कि एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, कृपया मुझे बचा लो। सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है ये वही काली चिड़िया की आत्मा है, कहीं ये हमें खा ना जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये भूरा बाज तुम्हें यहाँ लेकर आया है ताकि तुम इसका खाना बन सको। बहुत समय पहले की बात है। भूरा बाज हमारे जंगल के पास एक पेड़ पर रहता था।
और हर दिन किसी न किसी पक्षी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता और वह पक्षी इसके साथ कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए जब भी उससे वजह पूछी जाती तो यह हजारों बहाने लगा देता। और एक दिन मेरी माँ इसकी बातों में आ गई और वह 2 दिन लापता थी। जब मैं इससे पूछने गई तो माँ के पास ले जाने के बहाने से इसने मुझे धोखे से यहाँ ले आया और मुझे इसी पेड़ पर मार के खा गया। उसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं सभी पक्षियों को आगाह करती हूँ, पर यह जो भी पक्षी लेकर आता है सभी को मार के खा जाता है। भूरा बाज मेरी आवाज नहीं सुन सकता। तुम्हें उसे अभी खत्म करना होगा, वरना यह जंगल के सभी पक्षियों को खत्म कर देगा। तभी सभी पक्षी भूरे बाज की ओर देखते हैं। भूरा बाज गुल्लू तोते को खाने ही वाला था कि सभी पक्षी उस पर हमला बोल देते हैं और भूरा बाज वहीं मर जाता है। मुझे इस कैद से मुक्ति दे दो। जिस पेड़ पर तुम बैठे हो मेरी आत्मा इसी पेड़ पर कैद हो चुकी है। कृपा करो और इस पेड़ को जला दो, से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सभी पक्षी उस पेड़ को जला देते हैं। वह पेड़ जलकर राख हो जाता है और काली चिड़िया को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से जंगल पर अंधेरा हट जाता है। सूरज की किरणें अब उस जंगल में आने लगती हैं और इसी के साथ खत्म होता है काले जंगल का राज। टिंकी चिड़िया बाजार में चाय बेचती थी। चाय के स्वाद को बढ़ाने के लिए वह जंगल जाकर चाय की पत्तियां तोड़ कर लाती। चाय बेचकर ही उसका घर चल पाता था। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के घर के ऊपर वाली डाल पर किराए पर रहती थी। एक दिन की बात है। अरे टिंकी चिड़िया, 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है, कब देगी किराया? हर रोज तेरे बहाने सुन सुनकर मैं तो थक गई। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। क्या हुआ मौसी, आज आप यहाँ? अरे भाई, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। अगर पैसे नहीं हैं तो कल मेरा घर खाली कर देना, वरना 2 महीने का किराया दे देना कल शाम को। नहीं नहीं टीनू मौसी, मैं कहाँ जाऊँगी इस बारिश में। चाय बेचकर जो कुछ कमा पाती हूँ वो घर खर्च में ही चला जाता है। आप कुछ समझो टीनू मौसी, मैं इतने रुपयों का इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे कर पाऊँगी टीनू मौसी? वो मैं नहीं जानती। तुम मेरा किराया कल शाम को दे देना, वरना यह घर खाली करके निकलो यहाँ से। टीनू मौसी वहाँ से चली जाती है और टिंकी चिड़िया उदास हो जाती है। क्या करूँ? टीनू मौसी की बात भी सही है। मैंने 2 महीने से उनका किराया नहीं दिया है, पर मैं क्या करूं? जितना अभी कुछ कमा पा रही हूं सब कुछ घर खर्च में चला जा रहा है। आज मैं ज़्यादा चाय की पत्तियां तोड़कर लाऊंगी ताकि मैं आज ज़्यादा चाय बेच सकूं और कल टीनू मौसी को किराया दे सकूं। जंगल में बारिश हो रही थी जो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होने लगी। बारिश कम हो गई है, चाय की पत्तियां लेने जाती हूँ, वरना फिर बारिश आ गई तो मैं नहीं जा पाऊंगी। टिंकी चिड़िया अपना बैग लेकर जंगल के लिए वहां से उड़ जाती है। थोड़ी दूर उड़ते ही उसकी नज़र एक छोटे आदमी की ओर जाती है जो एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। टिंकी चिड़िया उसकी मदद के लिए उसके पास जाती है। अरे ये क्या बोनी दादा, यहाँ कैसे आए? अरे चिड़िया, क्या बताऊं, मैं कुछ फल लेने जंगल आया था। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा एक जाल मेरे ऊपर आकर गिर गया और मैं इस पेड़ से लटक गया। शिकारी हर रोज़ यहाँ जाल लगाकर जाता है और दूसरे दिन जाल में फंसे पक्षी और जानवरों को ले जाता है। मैंने बहुत मदद मांगी, पर शायद यहाँ कोई नहीं आता जो मेरी मदद कर सके। कल वो शिकारी इस जाल के पास फिर से आने वाला है, पर मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब वो मुझे लेकर चला जाएगा। नहीं नहीं बोने दादा, मैं आपकी मदद करूँगी। पर कैसे? तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे ये जाल नहीं काटा जाएगा। मेरे पास एक चाकू है, मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। टिंकी चिड़िया बिना समय गवाए उस जाल की रस्सी को काटना शुरू कर देती है। कुछ देर काटने के बाद वह थक जाती है। तब तक रस्सी का सिर्फ आधा हिस्सा ही कटा था। शाम हो चुकी थी और बोना अब और परेशान हो जाता है।
अरे चिड़िया, तुम रहने दो, तुम अपनी जान बचाओ। कहीं वो शिकारी आ गया तो कहीं वो तुम्हें भी साथ न ले जाए। तुम अपनी चाय की पत्तियां लेकर यहाँ से जाओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। नहीं बोने दादा, मैं फिर से कोशिश करूँगी। टिंकी चिड़िया यह कहकर फिर से रस्सी काटने लगती है। कई देर के प्रयास के बाद अब रस्सी कट जाती है और बोना बाहर आ जाता है। बोना बहुत खुश था क्योंकि वह अब आज़ाद हो चुका था और अब उसे किसी भी बात का भय नहीं था। तुमने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की है। यह लो चिड़िया, यह जादुई बीज हैं। इन्हें तुम रात के 12 बजे अपने आंगन में लगाना। सुबह जब उठोगी तो तुम्हारे आंगन में जादुई चाय की पत्तियों के पेड़ होंगे। उन्हीं से तुम चाय बनाना, फिर तुम्हें जंगल नहीं आना पड़ेगा। बोना टिंकी चिड़िया को वह बीज देकर वहाँ से चला जाता है। टिंकी चिड़िया वह बीज लेकर वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। तब शाम के 7 बजे थे। टिंकी चिड़िया 12 बजने का इंतज़ार करती है। क्या यह सच में जादुई बीज है? अगर यह सब झूठ हुआ तो? नहीं, बोने दादा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? समय बीतता है और 12 बज जाते हैं। टिंकी चिड़िया उड़कर अपने आंगन में पहुंच जाती है और वहीं वह बीज रखकर उन पर मिट्टी डाल देती है और उड़कर अपने घर जाकर सो जाती है। रात भर से जंगल में बारिश हो रही थी। सुबह हो गई थी पर बारिश लगातार आ रही थी। टिंकी चिड़िया जल्दी से अपनी टोकरी लेकर अपने आंगन में पहुंचती है। वह देखती है वहाँ चाय की पत्तियों के बहुत से पेड़ थे। अरे वाह, बोनी दादा ने सही कहा था, वह सच में जादुई बीज थे। देखो, मेरा पूरा आंगन चाय की पत्तियों की खुशबू से भर गया है। मैं जल्द ही इन्हें तोड़ लेती हूँ ताकि चाय बेच सकूँ। टिंकी चिड़िया चाय की पत्तियों को तोड़ना शुरू करती है। जैसे ही वह एक चाय की पत्ती तोड़ती है, वहाँ एक और चाय की पत्ती उग जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, यह चाय की पत्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। टिंकी चिड़िया बोने दादा का धन्यवाद करके चाय बेचने चली जाती है। अरे टिंकी चिड़िया, बारिश के कारण ठंड बहुत हो रही है। जल्दी से एक एक कप कड़क चाय लगा दो। गुल्लू तोता और कालू कौवा वहाँ पर चाय पीते हैं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी। इसे पीकर तो मज़ा आ गया। क्या स्वाद है, बहुत ही तरोताज़ा महसूस हो रहा है। एक एक कप और दे दो हमें। टिंकी चिड़िया दोनों को चाय दे देती है। शाम हो जाती है और उस दिन टिंकी चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई हो चुकी थी। टिंकी चिड़िया उड़कर टीनू मौसी के घर पहुंच जाती है। अरे मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। क्या हुआ, खाली कर रही हो ना मेरा घर? आज अगर तुम 2 महीने के पैसे नहीं देती हो तो भाई देखो, खाली कर देना घर। मैं तुम्हारे ज़्यादा बहाने नहीं सुन सकती। नहीं मौसी, यह लो आपके 2 महीने का किराया और आगे से मैं पहले ही आपको किराया दे दूंगी। ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है, तुम चाहे जब भी दो। चलो आज तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ठंडी हवाएं चल रही थी। पेड़ों और घरों पर बर्फ ने चादर ओढ़ ली थी। सभी अपने अपने घरों में मुलायम कंबलों में सो रहे हैं और मैं यहाँ बिना किसी बिस्तर के आग जलाए बैठी हूँ। काश मेरे पास भी एक मुलायम बिस्तर होता जिस पर मैं चैन से सो पाती, पर ये गरीबी की मार ने मुझे बेबस कर दिया है। टिंकी चिड़िया जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाती थी। बढ़ती सर्दियों के कारण कोई भी उससे आइसक्रीम नहीं ले रहा था। आइसक्रीम की बिक्री ना होने के कारण टिंकी चिड़िया का एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिससे टिंकी चिड़िया को बहुत कमज़ोरी रहने लगी। मुझे कैसे भी इन आइसक्रीम को कल बेचना होगा, वरना इस सर्दी में मुझे खाने और रहने दोनों की परेशानी हो सकती है। टिंकी चिड़िया रात कैसे जैसे निकालती है। सुबह होती है और इतनी कमज़ोरी के बाद भी टिंकी चिड़िया अपना ठेला लेकर बाज़ार में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है, पर इतनी ठंड होने के कारण कोई भी उसकी आइसक्रीम की ओर देखता भी नहीं। तभी गुल्लू तोता वहाँ आता है।
अरे टिंकी, तुम इतनी ठंड में भी आइसक्रीम बेच रही हो? इस ठंड में कौन खरीदेगा तुमसे आइसक्रीम? मेरी मानो तो कुछ गर्मा गर्म बेचो, फिर देखना तुम्हारे पास सभी पक्षियों की भीड़ लग जाएगी। नहीं गुल्लू तोते, इस गर्मियों में मेरी आइसक्रीम की ठीक ठाक ही बिक्री हुई है। मुझे इतना मुनाफा नहीं हुआ। जो मुनाफा हुआ मैंने सभी और आइसक्रीम खरीदने में लगा दिए। अभी मैं कुछ और नहीं बेच सकती, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। तुम कहो तो मैं भूरे बात से तुम्हारी बात करूं? वो तुम्हें उधार दे देंगे, फिर तुम गर्मियों तक वह पैसे चुकाती रहना। सर्दी में तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं गुल्लू तोते, पिछली बार मैंने भूरे बात से पैसे उधार लिए थे। उन पैसों को मुझे 4 गुना करके देना पड़ा, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, मुझे माफ़ करना, मैंने भी अपने सभी पैसे अपनी दुकान में लगा दिए, वरना मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। कोई बात नहीं गुल्लू तोते। गुल्लू तोता यह सब कहकर वहाँ से चला जाता है और टिंकी चिड़िया फिर से आइसक्रीम बेचने लगती है। तभी टिंकी चिड़िया के पास टीनू मौसी आती है और कहती है, अरे टिंकी चिड़िया, ज़रा मुझे एक आइसक्रीम तो देना। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को एक आइसक्रीम निकाल कर दे देती है, पर टीनू मौसी के हाथ से वह आइसक्रीम फिसल कर गिर जाती है। तुम्हें ठीक से आइसक्रीम देना भी नहीं आता और ठेला लगा कर खड़ी हो। चलो हटो, नहीं खानी तुम्हारी आइसक्रीम। टीनू मौसी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी और मेरा नुकसान हुआ वो अलग। शाम हो जाती है पर टिंकी चिड़िया की एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। धीरे धीरे सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, पर टिंकी चिड़िया वही अपने ठेले के पास खड़ी होती है, इसी आस में कि उसकी आइसक्रीम बिके, जिससे वह कुछ पैसे कमा पाए। समय के साथ ठंड बढ़ने लगती है। रात हो गई थी और पूरा बाजार खाली था। टिंकी चिड़िया उदास मन से अपनी आइसक्रीम एक डब्बे में भरकर अपने घर की ओर जाती है। रात बहुत हो गई थी, कोई भी पक्षी दूर दूर तक नहीं था। ठंडी हवाएं चल रही थी। टिंकी चिड़िया घबराते हुए अपने घर की ओर उड़ रही थी। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। टिंकी चिड़िया, यह आइसक्रीम मुझे कितने में दोगी? यह आवाज़ सुनकर टिंकी चिड़िया डर जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कौन? कहाँ से बोल रहे हो तुम? तभी एक चिड़िया का भूत उसके सामने आकर बैठ जाता है। टिंकी चिड़िया घबरा जाती है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा नाम बंटी है। बहुत समय पहले हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। ठंड के मौसम में एक दिन मैं मेरे घर में सो रहा था, तभी मेरा मन किया कि मैं आइसक्रीम खाऊं। मैंने मेरी माँ से बहुत ज़िद की। मेरी माँ ने मुझे डांट कर सुला दिया, पर मैं सोया नहीं और मैंने चुपके से मेरी माँ के पर्स से पैसे चुराए और आधी रात को उठकर बाज़ार चला गया। बाज़ार में कोई नहीं था, बस एक आइसक्रीम वाला वहाँ बाज़ार में खड़ा था। उस पक्षी ने मुझे एक आइसक्रीम दी और मैं उसे लेकर घर आने लगा। तभी मुझे रास्ते में कालू कौवा मिला और उसने मुझे और आइसक्रीम देने का वादा किया। मैं उसके साथ चला गया। कालू कौवा मुझे भूरे बाज के पास ले गया। यह लो सरदार, आपका नया शिकार। आज तो आपके डिनर का इंतज़ाम हो गया। आपने मुझे जो गरम कंबल देने का वादा किया था वो तो पूरा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह लो तुम्हारा कंबल। मेरे बदले उसने उससे गरम कंबल ले लिया और वो वहाँ से उड़ गया। मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकला। मेरा पीछा करते हुए वह बाज जंगल के बाज़ार के पास पहुँच गया। मेरी बहुत मिन्नतों के बाद भी उसने मुझ पे दया नहीं की और मुझे यहीं खा गया। मेरे मन की इच्छा यहीं दफन हो गई।
टिंकी चिड़िया उसकी सभी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और आइसक्रीम का डब्बा उसके लिए खोल देती है। बंटी वह सारी आइसक्रीम खा जाता है। बंटी आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और वह टिंकी चिड़िया को एक कंबल उपहार में देता है और टिंकी चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है। बंटी वहाँ से चला जाता है। टिंकी चिड़िया भी वह कंबल लेकर घर की ओर निकल जाती है। आज कम से कम यह कंबल ओढ़कर चैन से सो पाऊंगी, पर भूखे पेट कैसे सोऊं? कोई बात नहीं, कल खाने का बंदोबस्त करती हूँ। टिंकी चिड़िया कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लेती है और अच्छे खाने के बारे में सोचती है। अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ? सोच सोच कर तो और भूख लगने लगेगी मुझे। तभी टिंकी चिड़िया की नज़र उसके घोंसले के पास जाती है। वह देखती है जो उसने सोचा वही खाना उसके सामने रखा हुआ था। अरे वाह, यह तो वही खाना है जो मैं अभी सोच रही थी। लगता है ये कंबल जादू ही है। जो भी खाना मैं सोच रही हूँ वही खाना इसने मुझे दे दिया। यह एक जादुई कंबल है जिसको ओढ़ते ही मेरी परेशानी हल हो गई। टिंकी चिड़िया बंटी का शुक्रिया अदा करके खाना खाकर सो जाती है। उस रात टिंकी चिड़िया बहुत खुश थी। अब वह चैन से सो सकती थी और मनपसंद खाना भी खा सकती थी। एक जंगल में टिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। टिंकी अपने घर के पास के बाजार में फूल बेचा करती थी। फूल बेचकर ही टिंकी चिड़िया का घर चल पाता था। उसकी फूलों की दुकान के पास ही तीनों मौसी की फूलों की दुकान थी। टिंकी चिड़िया को सभी पक्षी पसंद करते थे क्योंकि वह सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। पर टीनू मौसी हमेशा उससे जलती रहती क्योंकि टिंकी चिड़िया के सभी फूल जल्दी ही बिक जाते थे, पर टीनू मौसी पूरा दिन फूल लेकर बैठी रहती। कारण था, टीनू मौसी अपने घर के पास वाले बगीचे से फूल तोड़कर बेचा करती थी। एक दिन मीनू काकी टिंकी चिड़िया की दुकान पर आती है। अरे वाह, क्या फूल हैं! कहाँ से लाती हो तुम इतने खुशबूदार और ताज़ा फूल? शुक्रिया मीनू काकी, मैं घने जंगल से इन्हें लाती हूँ। अरे वो जंगल तो बहुत घना जंगल है, तुम्हें डर नहीं लगता? सुना है वहाँ तो बहुत खूबसूरत बागीचा है जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और वहाँ तो बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती हैं। टिंकी चिड़िया हंसते हुए कहती है, नहीं काकी, मैंने वो बागीचा कभी नहीं देखा। मैं तो हर रोज वहाँ जाती हूँ। मैंने कोई रंग बिरंगी तितलियाँ नहीं देखी और आप भी इन झूठी कहानियों में यकीन मत किया करो। अरे मत मान मेरी बात, मैं तो सच ही कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये लाल और गुलाबी वाले फूल पैक कर दो। टिंकी चिड़िया मीनू काकी को लाल और गुलाबी फूल दे देती है। पास खड़ी मीनू मौसी सब देख रही होती है और कहती है, अरे मेरे फूल भी ताज़ा ही हैं, मेरे फूल भी ले लो। नहीं टीनू मौसी, मुझे जितने फूल चाहिए थे मैंने टिंकी चिड़िया से ले लिए, और वैसे भी जो सुगंध मुझे टिंकी चिड़िया के फूलों से आती है वह कहीं और से नहीं आती। टीनू मौसी मुंह चिढ़ाकर बैठ जाती है और टिंकी चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्लू तोता आता है। अरे टिंकी चिड़िया, जरा ये नारंगी फूल दे दो। कल मेरे घर में मैंने हवन रखा है, इसलिए कल मेरे घर को सजाने के लिए मुझे बहुत सारे फूलों की जरूरत होगी। यह ऑर्डर मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। मुझे पता है तुम घने जंगल से फूल लाती हो, इसलिए तुम्हारे फूल बहुत ही ताज़ा और खुशबूदार होते हैं। इसलिए कल मुझे लाल फूल मेरे लिए चाहिए। गुल्लू तोते, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अच्छे फूल तुम्हारे घर को सजाने के लिए लेकर आऊंगी। टिंकी चिड़िया नारंगी फूल गुल्लू तोते को दे देती है। तभी नीलू ताई आती है और कहती है, अरे टिंकी चिड़िया, मेरे घर पोता हुआ है, मुझे बहुत सारे गुलाबी फूल देना। कल मैंने उसका नामकरण का प्रोग्राम रखा है, और हाँ, तुम भी जरूर आना। आज आकर बता रही हूँ ताकि कल जल्दी तुम फूलों का इंतजाम कर लो। हाय, मेरा तो एक फूल नहीं बिका, और इसके देखो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। कुछ देर में टिंकी चिड़िया अपने सभी फूलों को बेचकर घर चली जाती है और सोचती है,
कल मैं फूल की दुकान नहीं लगाऊंगी। मुझे गुल्लू तोते के यहाँ और नीलू ताई के यहाँ भी बहुत फूल देने हैं। कल सुबह मैं सारे फूल ले आऊंगी। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, पर टीनू मौसी सोचती है, इस टिंकी चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो मेरी दुकान से कोई भी फूल नहीं खरीदेगा। मेरा व्यापार तो इस टिंकी चिड़िया के कारण ठप हो गया है। मुझे इस टिंकी चिड़िया को सबक सिखाना होगा। कल सुबह मैं जल्दी उठकर टिंकी चिड़िया से पहले जंगल जाऊंगी और सारे फूल मैं तोड़ लाऊंगी, जिससे वह कुछ भी गुल्लू तोते और नीलू ताई को नहीं दे पाएगी और सभी मुझी से ही फूल खरीदेंगे। टीनू मौसी ऐसे मन ही मन में खुश होकर सो जाती है। सुबह होती है, सभी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। टिंकी चिड़िया भी अपना बैग लेकर घने जंगल में जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में टीनू मौसी मिलती है। अरे टीनू मौसी, आप यहाँ? हाँ, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती? नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप तो अपने बागीचे से फूल लाकर बेचती हैं, फिर आज जंगल कैसे? वो मैंने सोचा तुम्हारे इतने ऑर्डर हैं, तुम दुकान शायद ही लगाओगी, तो क्यों ना मैं अच्छे फूल लाकर बाजार में बेचूं, मेरा भी थोड़ा व्यापार चल जाए। हाँ हाँ मौसी, आप हर रोज मेरे साथ घने जंगल में आया करो, हम साथ में फूल तोड़कर बाजार में फूल बेचेंगे। हाँ हाँ, तुम कहती हो तो जरूर आऊंगी कल से। इसे क्या पता, इसका व्यापार अब बंद होने वाला है। टीनू मौसी वहां से उठ जाती है। टिंकी चिड़िया घने जंगल की ओर बढ़ती है, पर उसे एक भी फूल नहीं दिखता और वह और आगे उड़ती है। अरे, कल ही मैं यहाँ से फूल लेकर गई हूँ। यहाँ तो बहुत फूल थे। लगता है टीनू मौसी सारे फूल ले गई हैं। मुझे और आगे जाना चाहिए, वरना गुल्लू तोते और नीलू ताई को मैं क्या फूल दूंगी। टिंकी चिड़िया और घने जंगल की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह अंदर जाती है, घने जंगल का अंधेरा बढ़ता जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वह आगे बढ़ती है। घने जंगल में बहुत ही खूबसूरत बागीचा, बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां वहां उड़ रही थी और बहुत से अलग अलग रंग के खूबसूरत और सुगंधित फूल वहां थे। टिंकी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। मीनू काकी सही कह रही थी, घने जंगल में सच में बागीचा है। ये कोई जादू से कम नहीं है। यह नज़ारा तो देखने लायक है। मैं हर रोज यहीं से फूल ले जाया करूंगी। मैं जल्दी ही फूल तोड़ लेती हूँ। टिंकी चिड़िया नारंगी और गुलाबी फूल तोड़कर वहां से उड़ जाती है। वह बहुत खुश थी। इतना खूबसूरत नज़ारा उसने कभी नहीं देखा था। टिंकी खुशी खुशी जंगल से फूल लेकर चली जाती है। टिंकी गुल्लू तोते के यहाँ जाती है और सारे नारंगी फूल गुल्लू तोते के यहाँ रखवा देती है। फिर वह नीलू ताई के यहाँ उड़ जाती है। नीलू ताई, ये लो अपने गुलाबी फूल। अरे, इतनी प्यारी सुगंध, वाह, मन खुश हो गया मेरा तो। कहाँ से लाई हो इतने खुशबूदार और प्यारे फूल? घने जंगल से लाई हूँ नीलू ताई। टिंकी चिड़िया बहुत खुश थी। उसे इतना खूबसूरत बागीचा देखने को जो मिला था और उसे उन फूलों के अच्छे दाम भी मिले। वही टीनू मौसी अपने फूल लेकर बाजार में बैठी होती है। टीनू मौसी को एहसास हो गया था, बुरी नीयत से किया काम कभी सफल नहीं होता। एक बार एक कौवा जंगल में रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने एक हंस को देखा। उसने सोचा, यह हंस इतना सफेद है और मैं इतना काला। हंस तो दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होना चाहिए। उन्होंने हंस से अपने विचार व्यक्त किए। हंस ने उत्तर दिया, मैं एक तोता को देखने से पहले बहुत खुश था, जो 2 रंग का था। मुझे लगता है कि तोता सृष्टि का सबसे खुश पक्षी है। कौवा फिर तोते के पास पहुंचा। फिर उन्होंने तोते से अपने विचार व्यक्त किए। तोते ने समझाया, जब तक मैं मोर नहीं देखा था, तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 रंग हैं और मोर के पास कई रंग हैं। फिर कौवा चिड़ियाघर में एक मोर के पास गया और उसने देखा कि मोर को देखने के लिए सैकड़ों लोग आए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और कहा, आप बहुत सुंदर हैं। हर दिन हजारों लोग आपको देखने आते हैं और जब मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझसे दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है आप दुनिया के सबसे खुश पक्षी हैं। मोर ने जवाब दिया,
मैं हमेशा सोचता था मैं दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी से जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकता था। बारिश का समय था। जंगल में हर तरफ बारिश हो रही थी। जगह जगह पानी फैला था। सभी पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपने अपने घर तैयार कर लिए थे, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। जहाँ सभी ने अपना घर तैयार कर लिया था, पर टीनू मौसी आलस के कारण अपना घर नहीं बना पाती और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की टहनी पर बैठी होती है। हाय राम, कितनी बारिश है। ये बारिश क्या मुझे बहा ही ले जाएगी? और ये कमबख्त कमर कब से दर्द कर रही है। कहाँ जाऊं? भूख भी लग रही है। इतनी बारिश में कोई भोजन भी नहीं देगा और मुझसे उड़ा भी तो नहीं जा रहा। क्यों ना मैं टिंकी चिड़िया के यहाँ जाऊं? वो तो भोली है, मुझे खाने को भी दे देगी और उसी से थोड़ा रो धोकर क्या पता मुझे रहने भी दे। तभी टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर के लिए उड़ जाती है। वहां पहुंचकर टीनू मौसी टिंकी चिड़िया को आवाज लगाती है। अरे टिंकी, मुझे बचा ले, इस बारिश में कहीं मैं मर ना जाऊं। टीनू मौसी की आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ मौसी, इतनी बारिश में कहाँ से आई हो? टीनू मौसी को झूठ बोलने की आदत होती है, जिससे वह टिंकी चिड़िया को मनगढ़ंत कहानी बताती है। क्या बताऊं टिंकी, मैंने इतना बड़ा सुंदर और मजबूत घर बनाया था इस बारिश से बचने के लिए, पर इसने तो मेरा घर ही उड़ा डाला। तुमने तो इतना मजबूत घर बनाया है, क्या तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दोगी? टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को मना नहीं कर पाती और टीनू मौसी को अंदर ले जाती है। टीनू मौसी घर के अंदर जाते ही टिंकी चिड़िया से कहती है, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो, वरना ये बुढ़िया तो यहीं मर जाएगी। हाँ हाँ मौसी, मैं अभी लाती हूँ। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए कुछ गेहूं के दाने ले आती है, जिन्हें देखकर टीनू मौसी कहती है, अरे इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरी चोंच में ही फंस जाएंगे। तभी टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के लिए और गेहूं के दाने ले आती है। टीनू मौसी उन्हें खाकर कहती है, अरे वाह, तबीयत ठीक हो गई मेरी तो। टिंकी चिड़िया को पता था कि बारिश में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वह घर में भोजन का भंडार रखती है। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात को टीनू मौसी भूख के कारण फिर से उठ जाती है और टिंकी चिड़िया का सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और टिंकी चिड़िया उठ जाती है। तभी उसकी नज़र भोजन के भंडार पर जाती है। वहां खाने को एक दाना नहीं बचा था। टिंकी चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि बारिश बहुत थी, खाना भी नहीं था और वह उड़कर खाना भी नहीं ढूंढ सकती थी। टीनू मौसी, रात को तो इतना खाना रखा था और अब एक दाना नहीं है। अब हम क्या खाएंगे टीनू मौसी? रात का सारा खाना कहाँ गया? क्या बताऊं टिंकी चिड़िया, कल रात को भूरा बाज आया था। मैं तो डर के मारे उठी ही नहीं और वह सारा भोजन खा गया। ये भूरा बाज की कुछ ज्यादा ही गुंडागर्दी चल रही है। अब बारिश में हम क्या खाएंगे? कुछ भी खाने का नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। पूरा दिन कुछ ना खाए होने के कारण दोनों भूखे ही सो जाते हैं। टीनू मौसी को रात में फिर भूख लग जाती है। अब क्या करूं? सब तो खा गई मैं। पास के टिल्लू तोते के यहाँ जाती हूँ, क्या पता उसके घर कुछ मिल जाए खाने का।
टीनू मौसी पास के गुल्लू तोते के यहाँ खिड़की से झांकती है। वह देखती है कि गुल्लू तोते ने अपने घर में खाने का भंडार भर रखा है। वह खिड़की से अंदर जाती है और सारा भोजन खा जाती है। सुबह होती है और गुल्लू तोता चिल्लाता है, अरे मेरा खाना किसने चुराया? उसकी आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया और टीनू मौसी भी और बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। कौन है जिसने मेरा खाना चुराया है? टिंकी चिड़िया कहती है, गुल्लू तोते, मेरा खाना भी परसों रात को चोरी हो गया था। टीनू मौसी ने देखा कि खाना भूरे बाज ने चुराया है। ये कहकर सभी चुप हो जाते हैं, जिसमें गुल्लू तोता कहता है, ऐसा ही रहा तो कैसे हम बारिश में जी पाएंगे? इतनी बारिश है, हम उड़कर खाना भी नहीं ला सकते। हमें कुछ करना होगा। टिंकी चिड़िया कहती है, आज शाम को सभी पक्षी गुल्लू तोते के घर आ जाना। हम भूरे बाज को सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे। शाम को सभी गुल्लू तोते के घर आ जाते हैं। टीनू मौसी अपने आलस के कारण गुल्लू तोते के यहाँ नहीं जाती। गुल्लू तोता, हमें कैसे भी करके इस चोर को पकड़ना होगा, वरना हम बारिश के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ गुल्लू तोते, हमें पहले बाज के घर जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीनू काकी बोलती है, अरे क्या तुम नहीं जानते, टीनू मौसी एक नंबर की झूठी है। पहले हमें पता करना होगा कि आखिरकार भोजन चुरा कौन रहा है। हाँ, आज रात को कोई नहीं सोएगा। रात को चोर किसी न किसी के घर चोरी करने जरूर आएगा, तभी हम उसे पकड़ेंगे। सभी टिंकी चिड़िया की बात मानकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और सभी सोने का नाटक करके बैठे रहते हैं। रात को टीनू मौसी को फिर भूख लग जाती है। हाय ये मुआ पेट, इसको बहुत भूख लगती है। अब मैं क्या खाऊं? टिंकी चिड़िया के घर भी सारा खाना खा चुकी हूँ और गुल्लू तोते के यहाँ भी। चलो आज पास के पेड़ वाली मीनू काकी के यहाँ खाना खाती हूँ। टीनू मौसी उड़कर मीनू काकी के घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और देखती है कि मीनू काकी ने भी सभी की तरह भोजन भर रखा है। जैसे ही टीनू मौसी खिड़की से अंदर जाती है, मीनू काकी चिल्लाकर सभी को बुलाती है। सभी मीनू काकी के घर पहुंच जाते हैं। देखो, असली चोर टीनू मौसी है। ये खिड़की से मेरे घर में घुसी और मेरा खाना खाने वाली थी। टीनू मौसी शर्म से झुक जाती है। टीनू मौसी को सजा दी गई कि वह अब बारिश के बाद सबके घर 2 दिन भोजन पहुंचाएगी। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, वहीं पक्षियों के हालात खराब थे। सभी जगह सूखा था, कहीं भी पानी की बूंद न थी। सभी पक्षी एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। कहीं भी पानी नहीं है, हर जगह सूखा है। सभी तालाब, नदियां सब सूख चुके हैं। हाँ, और बारिश भी नहीं हो रही है। बिना पानी के हम क्या करेंगे? हमारे कई भाई बहन सूखे का शिकार हो चुके हैं। हाँ, कल ही मैं पास के जंगल में पानी ढूंढने के लिए गई थी, पर वहां भी अकाल है। उस जंगल में कई पक्षियों की जान जा चुकी है। अब हम क्या करें? बिना पानी के जीवित रहना असंभव है। क्या करें? कहीं भी पानी की बूंद नहीं है। बिना पानी के कैसे रहेंगे? कल मैं जंगल के बाहर के गांव में होकर आई हूँ, वहां भी अकाल है। ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में सभी पक्षी प्यास के कारण मर जाएंगे। मैंने हर जगह पानी तलाश किया, पर कहीं भी पानी नहीं है। कल मैं फिर जंगल से बाहर जाकर देखती हूँ। गांव से आगे जाऊंगी तो क्या पता वहां पानी मिल जाए। हाँ हाँ टिंकी चिड़िया, कल तुम जाना। फिर भी पानी ना मिले तो अगले दिन कोई और पक्षी जाएगा। पानी ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तभी समस्या का हल हो सकता है। सभी पानी ढूंढने का प्लान बनाकर अपने अपने घोंसलों के लिए उड़ जाते हैं। टिंकी चिड़िया सोचती है, अगर पानी नहीं हुआ
तो सच में सभी पक्षी मर जाएंगे। मुझे सभी पक्षियों के लिए कुछ करना होगा, वरना सभी प्यास से मर जाएंगे। मैं आज ही गांव से बाहर जाती हूँ ताकि मुझे पानी मिल सके। टिंकी चिड़िया पानी की तलाश में उड़ जाती है। वही टीनू मौसी अपने ही घर में बैठी होती है। सभी पक्षियों के बुलाने पर भी टीनू मौसी नहीं जाती। हाय, ये गरीब पक्षी क्या जाने, मैं तो मेरा मिनरल वाटर खरीद लाई हूँ पास के शहर से। अब मुझे कोई चिंता नहीं। टिंकी चिड़िया उड़कर पानी ढूंढने जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में टीनू मौसी दिखती है। अरे टिंकी चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? अरे क्या बताऊं टीनू मौसी, सारे तालाब नदियां सब सूख चुकी हैं। इस बार तो गर्मी की हद हो गई। क्या करें, हमें हमारे जीवन के लिए कुछ करना होगा। इसलिए सभी पक्षी ने सोचा है, सभी पक्षी अलग अलग जगह जाकर पानी तलाश करेंगे। इसलिए मैं पानी की तलाश में जंगल के बाहर जा रही हूँ। अच्छा, मैंने तो अपना पानी गर्मियों से पहले ही रख लिया। भाई, मैं तो परेशान नहीं हो सकती इतनी गर्मी में। हाँ मौसी, मैं पानी की तलाश करके आती हूँ। टिंकी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और गांव के ऊपर से गुजरती हुई देखती है, कहीं भी पानी नहीं होता। थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कहीं भी पानी की बूंद तक नहीं है। मैं क्या करूं? सभी पक्षी पानी के बिना मर जाएंगे। टिंकी चिड़िया की सभी बातें एक बादल सुन रहा था। वह चुपचाप आंख बंद किए टिंकी चिड़िया की सभी बातें सुन लेता है। उसे परेशान देखकर बादल कहता है, अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बादल भैया, हमारे जंगल में सूखा पड़ा है। सभी जगह नदी तालाब सूख चुके हैं। पास के कई जंगलों में पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। बादल टिंकी चिड़िया की परेशानी नहीं देख सका और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी मेरे दोस्तों को बुलाने में मुझे कल तक का समय दो। कल तुम्हारे जंगल में 3 दिन तक लगातार बारिश होगी, जिससे तुम्हारा जंगल अगली गर्मियों तक नहीं सूखेगा। सभी पक्षियों को सूचना दे देना कि बारिश 3 दिन तक होगी, ताकि सभी पक्षी सतर्क रहें, क्योंकि लगातार बारिश से सभी पक्षियों के घर टूट सकते हैं। इसलिए सभी अपना घर मजबूत कर लें। ठीक है बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बादल वहां से चला जाता है। टिंकी चिड़िया भी अपने जंगल की ओर उड़ जाती है। टिंकी चिड़िया सभी पक्षियों को बुला लाती है। सभी पक्षी आ जाते हैं। टीनू मौसी भी वहां आ जाती है। अभी मैं पानी ढूंढने के लिए जंगल से बाहर गई थी। वहां मुझे बादल भैया मिले। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिन तक वह हमारे जंगल में बारिश करेंगे, ताकि अगली गर्मियों तक हमारे जंगल में पानी की कमी न रहे। अरे वाह, क्या सूचना दी है तुमने। अब हमारे जंगल में भी पानी होगा। अब कोई प्यास से नहीं मरेगा। लेकिन बादल भैया ने कहा है, ज्यादा बारिश से हमारे घर टूट सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें मजबूत करना होगा। सभी पक्षी अपने घर मजबूत करने में जुट जाते हैं, पर टीनू मौसी वहीं खड़ी सोच रही होती है। बड़े आए घर मजबूत करने वाले। इतनी भी क्या बारिश होगी जो घर ही टूट जाएंगे। सब झूठ है। मैं तो भाई आराम करती हूँ। ये तो बेवकूफ है, जल्दी बातों में आते हैं। यह कहकर टीनू मौसी अपने घर के लिए उठ जाती है और अंदर जाकर आराम करती है। जहां टीनू मौसी आराम कर रही थी, वहीं टिंकी चिड़िया और बाकी सभी पक्षी तिनके जुटा रहे थे, ताकि अपने घर को मजबूत कर सके। सभी पक्षियों ने शाम तक अपना घर मजबूत कर लिया था। रात हो जाती है, तभी टिंकी चिड़िया देखती है कि टीनू मौसी ने अपना घर मजबूत नहीं किया। वह टीनू मौसी के यहाँ जाती है। टीनू मौसी, आपने अपना घर मजबूत क्यों नहीं किया? अरे, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। बारिश हो रही है, पर इतनी नहीं जो मेरा घर ही तोड़ दे।
टिंकी चिड़िया टीनू मौसी को बहुत समझाती है, पर टीनू मौसी उसकी एक नहीं सुनती और फिर से आराम से सो जाती है। सुबह होती है और सभी पक्षी बादलों का इंतजार करते हैं। सभी जगह सूखे को देखकर सभी निराश थे। वही बादलों ने उन्हें उम्मीद दी थी। सभी टकटकी लगाकर बादलों का इंतजार करते हैं। टीनू मौसी अपने घर में होती है पर बाहर नहीं आती। तभी बादल अपने सभी दोस्तों के साथ आ जाते हैं। देखो टिंकी चिड़िया, अपने सभी दोस्तों को लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अगले वर्ष तक पानी की परेशानी नहीं होगी। हाँ बादल भैया, आपका बहुत शुक्रिया। तभी सभी बादल जंगल में बारिश शुरू कर देते हैं। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और पानी सभी नदियों और तालाबों में भरने लगा। टीनू मौसी आराम से अपने घोंसले में लेटी हुई थी। बारिश के साथ हवा भी चलने लगी थी, जिससे बारिश का रुख एक और ज्यादा बढ़ने लगा। तभी बारिश के कारण टीनू मौसी के घर की छत उड़ जाती है और टीनू मौसी बारिश में भीगने लगती है। हाय, मैं मर गई रे, इस बारिश ने मेरा घर तोड़ दिया। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी की आवाज़ सुनती है और वह उड़कर टीनू मौसी के पास आ जाती है। चलो टीनू मौसी, तुम मेरे घर आ जाओ। टीनू मौसी टिंकी चिड़िया के घर चली जाती है। मैंने कहा था ना टीनू मौसी, बारिश बहुत हो गई और बारिश के कारण सभी के घर टूट सकते हैं। टीनू मौसी को अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।